हेलो। आज हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं, तो वो आप देखेंगे क्रम से। हम लोगों ने कल जो टॉपिक लिया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कुछ पार्ट अभी शेष रह गया, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज जो पहला इसमें ले रहे हैं सब टॉपिक के रूप में, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि हम लोग सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन कई टाइप से कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी ये क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें यहाँ समझना है। इसके पहले हमें ये समझना होगा कि किसी भी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नाभिक के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी एटम में एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ क्लास होती है यानी कक्षाएं होती है, और इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लेकिन इसकी सबसे बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें कुछ सब्सटेंसेस में ये इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल होता है वो क्षीण पड़ जाता है, जिसके कारण से इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाने जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस में अगर हम देखें तो पहले सब्सटेंस को हम लोग लेते कंडक्टर। पहला सब्सटेंस होता जिनको हम कहते हैं कंडक्टर। तो वे सब्सटेंस जिनके सिरों पर यदि हम विभवांतर स्थापित कर दें तो उनमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वह विद्युत के सुचालक हैं, यानी इसके सिरों पर विभवांतर स्थापित कर देने पर उसमें से धारा प्रवाह होने लगती है। उसके पीछे कारण क्या है? इनमें पर्याप्त मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, जितनी भी मेटल्स हैं, जैसे हमने कहा आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा, ये सारी मेटल्स जो हैं, अगर इनके सिरों पर अगर हम विभवांतर स्थापित करें तो इनमें से आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ये को हम बोलेंगे सभी को कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स में भी दो टाइप हैं, लेकिन यहाँ पर की दृष्टि से हमें केवल मेटालिक कंडक्टर्स को पढ़ना है, जबकि इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का इस चैप्टर में हमें कोई डिफरेंस अभी नहीं लेना है, तो हमें यहाँ पर मेटालिक कंडक्टर्स को लेकर के ही कंडक्टर को पढ़ेंगे। दूसरे टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो होते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर सब्सटेंसेस मतलब ये होता है ऐसे सब्सटेंस जिनके सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाए तो उनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, यानी उस पर विद्युत विभवांतर स्थापित कर देने पर भी उसमें से धारा नहीं बहती। जैसे अगर हम कहें कि अगर मटेरियल के रूप में हम लोग सोचें जैसे लकड़ी है, तो उसमें से कभी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, बशर्ते कि वो सूखी लकड़ी हो। लेकिन अगर हम सब्सटेंसेस को जैसे लेदर है, तो लेदर अगर हम देखें तो लेदर एक इंसुलेटर की भांति काम करता है। वुड हो गई, इंसुलेटर हो गए, और बैकलाइट जैसे पॉलीमर्स भी है जो कि इंसुलेटर काम करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इंसुलेटर्स में इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित नहीं होते। जब इसके सिरों पर विभवांतर स्थापित कर भी दें तो उसमें विद्युत धारा के प्रवाह उपस्थित नहीं होती हमें। उसका कारण क्या है कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित नहीं होते, यानी इसमें जो परमाणु होते हैं, एटम्स जो होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं वो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में इतना बल लगता रहता है कि वो इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के यानी न्यूक्लियस के प्रभाव क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाते। इस वजह से इसमें कहा जाता है कि ये इंसुलेटर्स ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पर विभवांतर स्थापित कर देने पर भी धारा प्रवाहित नहीं होती। इसके बाद तीसरे होते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस मतलब क्या है, यहाँ क्लियर कर दिया जाए। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में ये भी होते तो इंसुलेटर्स हैं, लेकिन इनमें ये होता है कि जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थापित करें तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थापित कर देने पर, जैसे कि यहाँ पे देखा हमने, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और इसमें अगर हमने कोई मटेरियल लिया, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें रख दिया जाए, तो इसमें क्या होगा? इसका जो आवेश है इस साइड में ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस साइड में इक्वल पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। लेकिन इसमें ये कहा जाए कि इसके अंदर
इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण तो हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर नहीं आ सकते। तो इस प्रकार के जो मटेरियल्स होते हैं वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ग्लास हो गया, वैक्स हो गया, रबर हो गया, ऐसे इसके उदाहरण हो सकते हैं। अब चौथे टाइप का है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से मतलब ये है, जैसे हम लोगों ने देखा अभी कि जो कंडक्टर इसमें जुड़ा हुआ है, तो कंडक्टर जुड़ा है, साथ में सेमी लगा है। सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कुछ विशेष परिस्थितियों में वो कंडक्टर की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, और वैसे सामान्य स्थितियों में वो इंसुलेटर की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि इसमें जैसे सेमी कंडक्टर्स को अगर 0 केल्विन पर लें तो शुद्ध रूप से ये इंसुलेटर की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमी कंडक्टर्स में उपस्थित जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं, और टूटने के कारण से उसमें ये होता है कि उसका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में से निकल करके बाहर जाता है, तो वहाँ कोटर जनरेट कर देता है। इस प्रकार से देखते हैं कि उसमें कोटर और इलेक्ट्रॉन ये दोनों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। इस प्रकार के जो मटेरियल होते हैं उनको सेमी कंडक्टर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें जैसे कार्बन फैमिली के अगर हम ले लें, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, वो सेमी कंडक्टर की बात से करते हैं। ठीक, अब अगला टॉपिक आज हम लेते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, इसका डेरिवेशन नहीं मिलेगा आपको, ये प्रैक्टिकल बेस्ड लॉ था। इसमें क्या किया वैज्ञानिक कूलॉम ने इसको दिया, इस वजह इसका नाम कूलॉम्स लॉ रखा गया। यदि हम दो आवेश ले लें या चार्ज ले लें, Q1 दूसरा चार्ज मान लो प्लस Q2 है, और इनकी बीच की डिस्टेंस जो है वो R, तो कूलॉम ने ये बताया कि F इनके बीच में फोर्स काम करता। हम लोग जानते हैं फोर्स जैसे पॉजिटिव चार्ज कल बताया गया था, जैसा कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, जबकि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन फोर्स का यहाँ पर मैग्नीट्यूड की केवल बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात तो कल से समझ चुके हैं। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड निकाले उसको लिए अगर देखें तो एफ इक्वल यहाँ पे एफ प्रोपोर्शनल जो होता है वो Q1 इंटू Q2 होता है, यानी दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई कर देने पर इसकी प्रोपोर्शनल आता है F, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको इक्वेशन 1 ले रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 ले रहे हैं, और इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मिला करके लिखें तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल का मान हटाएं, इक्वल लगाएं, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको अभी इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहेंगे, इसकी वैल्यू जो होती तो K इक्वल होता 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ये K इस वजह से लिया गया यहाँ पे, इसको अगर यहाँ पे अभी छोड़ दें K की वैल्यू 1 मान लेगी तो ये इतना आएगा K इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे K इस वजह से हटाया कि इस K में उस K में कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये वाला K प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जबकि वो परावर्तांक था, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होती वो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू। इस प्रकार से हमने देखा कूलम्स लॉ क्या बताता है, यदि दो हम चार्ज पार्टिकल्स ले लें या चार्ज कोई हम बॉडी ले लें, तो उनके बीच की अगर डिस्टेंस r है, दोनों का चार्जेस Q1 Q2 है, तो इनमें लगने वाला जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है वो दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होता है, और इनकी बीच की जो लेंथ होती है, सॉरी डिस्टेंस जो होती है, उसके स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मिलाएं तो प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आता है, और यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनल का मार्क हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के हिसाब से। इसके आगे अगर हम देखें तो अब यहाँ बात आ रही होगी कि ये जो है उपयोग कहाँ दिया है। उपयोग करने के लिए ध्यान देना, इसको हम अगर दो चार्जेस हैं जिनके बीच में फोर्स निकालें, अगर 3 चार्जेस आ जाएं तो पहले 3 चार्जेस के लिए एक Q3 और आ गया, इन दोनों के बीच फोर्स निकालेंगे, इन दोनों के बीच फोर्स निकालेंगे, इन दोनों के बीच फोर्स निकालेंगे। इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए तरीका और अपनाया जाता है। अब देखें इसके आगे का टॉपिक हम इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में
जैसे कल बात की थी अपनी, एक चार्ज है प्लस क्यू, इसके चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र रहता है जिसमें अगर हम कोई टेस्टिंग चार्ज लाएं प्लस क्यू, इस पर एक फोर्स काम करने लगता है, तो ये वाला जो रीजन है वो इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है उसके अगर हम इक्वेशन के बारे में बात करें तो कैसे निकाल सकते हैं, तो ई इक्वल जो होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, इस केस में करें क्या किया, पहले ध्यान देना। अब ये ई क्या है, ये एक वेक्टर है और भी यहाँ वेक्टर है, इसको हम ई को कहेंगे कि इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे किसी भी चार्ज के चारों ओर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है उसमें कोई टेस्टिंग चार्ज ले जाए, उसको जैसे क्यू नॉट का, क्यू नॉट के ऊपर एक फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स का और क्यू नॉट का जो रेशियो निकलेगा उसी को हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। इसके हिसाब से अगर हम देखें इसके फॉर्मूले को भी डेरिवेट कर सकते हैं। अभी हमने देखा था कि एक बार पहला वाला चार्ज क्यू है, दूसरा वाला क्यू नॉट है, तो उनके बीच में फोर्स जो लगेगा, अभी कूलम में फोर्स हम लोगों ने निकाला था, उसके हिसाब से आया था 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, अगर इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पर आर, तो अगर इसको हम, ये फोर्स की वैल्यू हो गई, इसको अगर हम टोटल डिवाइड करें इस फॉर्मूले के अनुसार क्यू नॉट से, तो क्यू नॉट से डिवाइड करने पर क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो वेक्टर ई की वैल्यू जो आएगी, यानी इंटेंसिटी निकालें इस पॉइंट पर, इंटेंसिटी निकालें, इसके लिए आएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इससे ये हम समझ चुके हैं कि अगर क्यू चार्ज कहीं पर रखा हुआ है तो उससे आर दूरी पर अगर कोई एक हम पॉइंट ले रहे हैं, मान लो इसको ए है, तो ए पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी ई इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर के अनुसार होगी। अब इसके लिए अगर हम ये कहें कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन पर कूलम, यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। इसके लिए अगर डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहें तो डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर निकाल के बताते हैं। एफ का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL/2 और क्यू के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला होता AT। अगर इनको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे आएगा mL/3 A⁻⁻1, तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हम प्राप्त करेंगे। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की बात हो चुकी है अपनी, इसके आगे अब नया टॉपिक अपना लिखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? डाइपोल तो हम जानते हैं, डाइपोल से मतलब इसमें दो पोल्स यानी दो ध्रुवों, तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल से मतलब ये होता है कि यदि दो परस्पर बराबर और विपरीत आवेश, जैसे प्लस क्यू है तो यहाँ पर माइनस क्यू, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर उपस्थित हो, तो ये सिस्टम या जो निकाय जो बनता है इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। यानी दो परस्पर बराबर विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर उपस्थित हो तो जो निकाय बनता है उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया इलेक्ट्रिकल डाइपोल के रूप में, जैसे हमने कहा HCl का मॉलिक्यूल है, तो हम जानते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन बाद में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो Cl की तरफ चला जाता है, यानी इसकी झुकाव इसकी तरफ हो जाता है, जिसके कारण से इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर इक्वल चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। इस केस में अगर हम देखें तो H पर जो चार्ज है वो प्लस में है और Cl पर जो चार्ज है वो माइनस में है, और इनके बीच की लेंथ जो है बहुत कम है, क्योंकि मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच की डिस्टेंस कैसी रहती है, बहुत कम। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल की भांति काम करेगा। अब फिजिक्स में ऐसे टॉपिक हम जो भी लेंगे उनको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, इसमें अभी हमें और भी एनालिसिस करनी पड़ेगी। इसके आगे अब देखें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। एक ये क्वांटिटी है, इसको हम P से डिनोट करते हैं। P इक्वल क्या होगा, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होती है वो P इक्वल Q × 2L के इक्वल होती है।
12 क्यों लिया गया? अपनी जो कैलकुलेशन होती है उनको आसान बनाने के लिए हमेशा डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो लेते हैं उसमें दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हम 2l लेते हैं, जिससे कि कभी इसको हाफ करना पड़ता है तो l आता है, और l के साथ हम गणनाएं करें और इसकी जगह अगर हम l ले लेते हो l का आधा कर देते l/2 होता है, l/2 के साथ गणना करना और l के साथ गणना करने में l के साथ गणना करने में हमें आसानी है, इस वजह से हम ऐसा करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो चार्ज है और उनके बीच की दोनों चार्जेस के बीच की दूरी जो है उनको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो मिलता है कि उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कर। इसके लिए अगर कहा जाए कि इसकी यूनिट क्या होगी, कूलॉम मीटर होगी, और साथ ही साथ इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर हम लोग पूछें तो यहाँ आएगा LTA। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो दो कंडीशंस है, एक एक्सियल है एक इक्वेटोरियल है, इन दोनों के बारे में डिस्कशन कल पढ़ेंगे।